विद्यालय की समितियां तो सभी विद्यालयों में होती है, लेकिन इस अनूठी परंपरा से लोकतंत्र की परिपाटी के अनुरूप और लोकतंत्र की परिपाटी में भी प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुरूप विद्यार्थियों की समिति का चयन करना अपने आप में बाकी विद्यालयों के लिए एक प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय कदम है। मेरा बेटा और बेटी भी इस विद्यालय में पढ़ते थे। उस समय बैलेट से वोटिंग होता था। ज़माना बदला, ईवीएम मशीन आई, आपने ईवीएम से वोटिंग प्रारंभ करी। ईवीएम अभी प्रारंभ ही है, लेकिन पैंडेमिक आया और पैंडेमिक आने के बाद शायद विश्व में ये पहला मौका रहा होगा कि आपके विद्यालय ने वर्चुअल कैनवसिंग और वर्चुअल वोटिंग का सिस्टम अपनाया और उसको 100% त्रुटि रहित कर दिया। आज आपका पदग्रहण समारोह हुआ है। अब पदग्रहण समारोह से तात्पर्य यह है कि आज आपको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल तक आप इस विद्यालय के केवल विद्यार्थी थे, अब आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार पदाधिकारी होने के कारण अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व आज से आपको प्रारंभ करना है। और हमारे यहाँ कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। जिस पेड़ में फल नहीं लगे रहे वो सीधा तन करके खड़ा होता है, लेकिन किसी पेड़ में फल लग जाए तो उसे बोझ के कारण झुकना पड़ता है। आज आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला गया है, इसलिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसी उक्ति के अनुरूप आपको अपने जीवन में परावर्तन करना नितांत आवश्यक है। झुकने का मतलब हर किसी की बात को, चाहे वो अनर्गल हो तो भी स्वीकृत कर लेना, यह नहीं होता। नियमांतर्गत होने वाली सारी बातों को सहजता से स्वीकृत करना और उपलब्ध समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपना सर्वस्व देने की कोशिश करना, यही जनप्रतिनिधित्व का दायित्व होता है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि दूसरों के दुख को जो हरता, जनता की जो सेवा करता, परहित में समय लगाता है, अच्छा नेता कहलाता है। हम नेता, लीडर, इस शब्द का जो उपयोग करते हैं, ये उपयोग बड़ा अर्थ से समाविष्ट विषय है। नेता कौन? जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसमें नेतृत्व करने का सामर्थ्य हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान हो, वह नेता होता है। आप सामान्य तौर पर देखिए, इस देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रपति शब्द से संबोधित करते हैं। अब राष्ट्रपति शब्द से संबोधित करते हैं तो राष्ट्रपति शब्द की व्याख्या क्या है? बीच में एक कार्यकाल ऐसा भी आया कि प्रतिभा पाटिल जी देश की राष्ट्रपति बन गए और लोगों में एक विवाद उठा कि भाई अब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बन गई है तो उसे राष्ट्रपति कहना चाहिए या राष्ट्रपत्नी कहना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार ने उसको लेकर के आर्टिकल भी लिख दिया। अब जिस अंग्रेजी अखबार ने आर्टिकल लिखा वो शहर का प्रबुद्ध वर्ग में पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी अखबार है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसे एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके मैंने कहा कि यह जो पद है, यह किसी जेंडर के लिए उपलब्ध कराया गया नाम नहीं है। कारण पद जो होता है वो किसी जेंडर के लिए विभूषित करने वाली बात नहीं होती है। और विशेष रूप से राष्ट्रपति जो शब्द है, इस शब्द में जो पति शब्द का उपयोग हुआ है, ये पति शब्द का जन्म संस्कृत की पत धातु से होता है और पथ का मतलब पथ प्रदर्शन करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, मार्तंड। अर्थात सूर्य की जो भूमिका है कि उसके उजाले का लाभ पूरी दुनिया लेती है, निरापद लेती है, वही भूमिका में आपको लोगों का मार्गदर्शन करना है। आपसे निकलने वाली ऊर्जा से संपूर्ण आपका
कार्यकाल ही ऊर्जान्वित हो ऐसा नहीं, आपसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से आपके मंत्रिमंडल के साथी भी प्रेरणा ले सके और आपके मंत्रिमंडल के साथी उससे प्रेरणा लेकर के उसी ऊर्जा के साथ में काम कर सके और अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। ये जिम्मेदारी आज से आपको लेनी है। मैं तो आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि पद आपने ग्रहण किया और आपको पद ग्रहण करवाते समय मैं स्वयं को राष्ट्रपति या राज्यपाल समझने लगा। ये सौभाग्य आपने मुझे दिया, इसलिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य कर रहे हैं। एक बात मेरे मन में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने जीवन में कभी भी ये न सोचे कि अभी आप उम्र में छोटे हैं, आप बड़े होने के बाद कुछ करेंगे। कुछ करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। छोटी उम्र से ही संकल्प लेकर के हम हमारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उदाहरण भारत के संस्कृति में, भारत के इतिहास में बहुत सुंदर शब्दों में रहा है। अगर मैं उसको सामान्य रूप से निरूपित करना चाहूं तो इस भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? इस भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा कि शाकुंतल और दुष्यंत का एक बेटा था जिसका नाम भरत था। उसकी उम्र 5 साल की थी और वो 5 साल का था, उसके घर के आंगन में शेर खेलने के लिए आ गया। हमारे घर में चूहा भी निकल जाए तो हमारी क्या स्थिति होती है, और कहीं छिपकल ऊपर से नीचे गिर जाए तो फिर देखना ही नहीं। लेकिन उस बच्चे के सामने शेर आ गया और उस 5 साल के बच्चे ने शेर की गर्दन पर हाथ फिराया, शेर का जबड़ा फाड़ा, उसके मुंह के अंदर के दांत गिने और हंसते हंसते अपने घर के अंदर चला गया। वो 5 साल के बच्चे का नाम भरत था और उस भरत के शौर्य के कारण मेरे देश का नाम भारत पड़ा। पाठ्य पुस्तकों में आजकल नहीं पढ़ाया जाता। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया, इसलिए मैं आपके सामने बता सका। हम गाना गाते हैं की वाघाच्या तोंडात हात घालून मोजती दात जाती आमची, पण ते कोण, तो कौन, हे माहीतच नाही आपल्याला। पाठ्य पुस्तकों में से हमने भरत को गायब कर दिया। केवल भरत को गायब नहीं किया, धीरे धीरे बहुत सी बातें गायब हुई। अगर 5 साल के भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हो सकता है तो ये गणना यही नहीं रुकती। एक 9 साल का बेटा था, वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे संन्यास लेना है। यह जो हिंदू धर्म है इसमें बहुत आडंबर आ गया है, अंधविश्वास आ गया है, इसको समाप्त करना है और सनातन को नित्य नूतन रूप से प्रतिपादित करने के लिए मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है। अब इकलौती संतान है और तू संन्यास ले लेगा तो मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा, कारण बेटा ही कुल दीपक होता है, इसलिए संन्यास नहीं लेना। अब बेटे ने तो निर्णय लिया था कि धर्म में सुधार करने के लिए मुझे संन्यास लेना नितांत आवश्यक है। एक दिन बेटा अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया और स्नान करते करते वो बेटा जोर से चिल्लाने लगा कि माँ, मेरे पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और ये मगरमच्छ कह रहा है कि अगर तू संन्यास लेगा तो पैर छोड़ूंगा, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। माँ के सामने यक्ष प्रश्न था कि अगर बेटे को संन्यास लेने दिया तो मगरमच्छ छोड़ देगा और जब तक बेटा जिंदा रहेगा तब तक परिवार चलेगा, और अगर संन्यास नहीं लेने दिया तो मगरमच्छ अभी बेटे को खा जाएगा और मेरा परिवार अभी समाप्त हो जाएगा। माँ माँ होती है। माँ ने निर्णय लिया कि जा बेटा, तू संन्यास ले ले। केवल संन्यास लेने के लिए 9 वर्ष की अवस्था में अपने माँ से जिस बच्चे ने झूठ बोला, समाज सुधार करने के लिए 9 वर्ष में जिसने झूठ बोल करके संन्यास लिया, वो बालक विश्व के इतिहास में जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना गया। उम्र केवल 9 वर्ष। केवल 10 वर्ष की उम्र थी जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, और केवल 11 वर्ष की उम्र थी जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध किया। अब कल्पना कीजिए कि 11 साल का शिवराया अपने पिता शाहजी के साथ में आदिल शाह के दरबार में गया। आदिल शाह के दरबार में शाहजी राजे नौकरी करते थे। उन्होंने आदिल शाह के दरबार में जाने के बाद में आदिल शाह का मुजरा किया, झुक करके सलाम किया और अपने बेटे से कहा कि शिवराया, यह राजा है, इनको सलाम कीजिए।
11 साल के शिवराया ने अपने पिता से कहा कि आप यहाँ नौकरी करते हैं, आप इनके सामने सर झुकाइए, मैं मेरी मातृभूमि और मेरे भगवान के अलावा किसी के सामने भी सिर नहीं झुकाऊंगा। केवल 11 साल का शिवराया था। यही शिवराया 13 साल का हो गया। 13 साल की उम्र में अपने 4 दोस्तों के साथ मिला, एक शिवलिंग का पूजन करते करते अपनी उंगली को काट करके उसके रक्त से शिवाभिषेक किया और अभिषेक करके संकल्पना की कि हिंदवी साम्राज्य की संकल्पना मैं साकार करूंगा। इसी 13 वर्ष की उम्र में एक लड़की कागज और पेन लेकर के कविता लिखने बैठी और 100 पन्नों की कविता लिख डाली और भारत के इतिहास में कोकिला कंठी सरोजिनी नायडू के नाम से वो 13 वर्ष की लड़की जानी गई। इसी महाराष्ट्र का एक 14 साल का लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के खेल के मैदान पर खड़ा हो गया और 14 साल में उसने सेंचुरी बनाई और सचिन तेंदुलकर कहलाया। 15 साल की उम्र के अपने बच्चे को पन्ना दाई नाम की एक माँ ने इस राष्ट्र में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा के लिए कटवा दिया और भारत के इतिहास में पन्ना दाई बनी, जिसने 15 वर्ष के बच्चे का बलिदान दिया। 16 वर्ष में शिवराया ने तोरणगढ़ जीता। 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी। 17 साल की उम्र में मदनलाल धिंगरा फांसी के तख्ते पर लटक गया। और ये मदनलाल धिंगरा कौन? स्वतंत्र वीर सावरकर लंदन में रहते थे, तो एक नौजवान रोज उनके घर जाता था कि मुझे आपके साथ मिलकर देश के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। स्वतंत्र वीर सावरकर उस समय 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस पुस्तक को लिख रहे थे और कोई व्यक्ति जब लिखते रहता है तो कोई अगर डिस्टर्ब करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। और स्वतंत्र वीर सावरकर उसको रोज डांट के भगा देते थे कि तेरी उम्र अभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की नहीं है। अब एक दिन कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए तो किस हद तक जा गुजरता है उसकी परिणति हुई। मदनलाल धिंगरा स्वतंत्र वीर सावरकर के पास फिर से गया और उसने कहा कि मुझे आपके साथ तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है। सावरकर जिस मेज पर बैठ करके पुस्तक लिख रहे थे, उसी मेज पर कागज में छेद करने के लिए एक सूजा रखा हुआ था, जो बोरा सिला जाता है, दाभन। आजकल जैसा टोचा नहीं हुआ जाता जैसा आपके ऑफिस में होता, वो दाभन से ही वो कागज में छेद कर रहे थे। जब वो फिर से सावरकर के पास गए और कहा मुझे आपके साथ काम करना है, तो गुस्से गुस्से में सावरकर जी ने कहा कि अपना हाथ इस टेबल पर रख। वो 17 साल के नौजवान ने अपना हाथ टेबल पर रखा। स्वतंत्र वीर सावरकर ने वो सूजा उठाया और मार दिया उसके हाथ में। सूजा आर पार हो गया, हाथ से खून बहने लगा, लहूलुहान टेबल हो गया, लेकिन वो नौजवान हंस रहा था। अब रोने की बारी सावरकर की थी। सावरकर के आंखों से आंसू आए। सावरकर ने उसके हाथ की बैंडेज किया और बैंडेज करने के बाद कहा कि जो संकट के समय में भी हंसते रहता है वो देश के लिए मर मिटने के लायक होता है। आज से मैंने तुझे अपने आप स्वीकृत कर लिया। और वो मदनलाल धिंगरा के नाम से जाना गया। हाथ का घाव सूखने का था और लॉर्ड वेलेज़ली लंदन आए हैं ये पता चला और रानी विक्टोरिया का जन्मदिन सैनिक छावनी में मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी स्वतंत्र वीर सावरकर को मिली। सावरकर ने मदनलाल धिंगरा से कहा कि तू नौजवान है, गोरा चिट्टा है, अंग्रेज जैसा दिखता है, सैनिक वेशभूषा में सैनिक छावनी के अंदर जाकर के उसकी हत्या करके आनी है। और हत्या शब्द नहीं वापरा, वध करके आना है, वध। अच्छे उद्देश्य के लिए अगर किसी को मारा जाता है तो उसे हत्या नहीं वध कहा जाता है। मदनलाल धिंगरा तैयार हो गया। उसे कहा कि गोली चलाने के बाद अंग्रेज तो भाग जाएंगे, लेकिन तुझे वहीं खड़े होकर के गिरफ्तारी देना है, कारण विश्व को बताना है कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए अब हिंदुस्तानी कहीं पर भी जाकर के मर मिटने के लिए तैयार है। और वो 17 साल का व्यक्ति मदनलाल धिंगरा के नाम से जाना गया। केवल मदनलाल धिंगरा नहीं, इस नागपुर शहर में भी आप महल के झंडा चौक पे जाइए, उस झंडा चौक पर एक छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा धोती और कुर्ता पहन के, कोट पहन करके खड़ा हुआ है, तो उसका नाम शंकर महल है। 1942 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश के आज़ादी की बात कही तो एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में शंकर मोहल्ले के पिता शहीद हो गए और जब शंकर मोहल्ले के पिता शहीद हो गए तो बस्ती के लोगों ने मिलकर के वहाँ की लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को जला दिया। जब लकड़ा पुल की पुलिस चौकी जला दी गई तो वहाँ के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई। ये 16 साल का नौजवान, इसने कहा कि मेरे बस्ती के किसी नागरिक को परेशान मत करो। वो पुलिस चौकी मैंने जलाई है।
इसलिए मुझे गिरफ्तार करो, कारण मेरे पिता की हत्या हुई, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। पुलिस ने शंकर महल्ले के साथ साथ बाकी और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, 9 लोगों को। इन पर मुकदमा चला और शंकर महल्ले को फांसी की सजा सुनाई गई। हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मानवतावादी ब्रिटिशर्स होते हैं। उन्होंने 16 साल के शंकर महल्ले को जेल में डाल दिया, और जिस दिन शंकर महल्ले 18 वर्ष के हुए ना, उस दिन, जिस दिन उनके 17 वर्ष पूर्ण हुए, उसी दिन रात को 12 बजे इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर लटके। 21 साल 6 महीने 3 दिन की उम्र में मैं मेरी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, यह नारा देते देते अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर लिया झांसी की रानी ने, लेकिन अपने आप को कभी अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। एक नौजवान जलियांवाला बाग गया, वहां की मट्टी उठाई और कसम खाई कि मैं ओ डायर को मारूंगा जिसने यहां गोली चलाने का आदेश दिया है। 22 साल तक के उसने उस मट्टी को संभाल करके रखा, और उसे मौका मिला लंदन जाने का तो पानी के जहाज में सवार हो गया। टिकट के लिए पैसे नहीं थे, टिकट चेक हो रही थी तो जहां डीजल के ड्रम रखे हुए थे उसके बीच में जाकर के छुप गया। 42 दिन तक भूखा प्यासा वो नौजवान लंदन पहुंचा, और लंदन के शिपयार्ड में नीचे उतर करके पोस्टल एड्रेस पता नहीं था, लेकिन ओ डायर का पता ढूंढा और उसकी हत्या करी, और भारत के इतिहास में उधम सिंह के नाम से जाना गया। 23 साल में भगत सिंह फांसी के तख्ते पर लटक गए। 25 साल में चंद्रशेखर ने अपने मस्तिष्क पर गोली मार ली कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। ये सारे वो नौजवान हैं जो भारत के इतिहास की परिपाटी रहे। और मैंने केवल आपको इसलिए बताया कि आप मन में ये न्यूनगंड ना पाले कि मैं बड़ा होने के बाद कुछ करूंगा। कुछ करना है तो उसकी शुरुआत आज से करनी है, और आज से करनी है इसका मतलब अब तो आपको जिम्मेदारी मिल गई है। आज वो समय नहीं कि आप गोली चला दें, वो समय नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें, कारण उस समय वो समाज की नितांत आवश्यकता थी। आज समाज का वातावरण बदला हुआ है। मैं अपने देश को स्वच्छ रखूंगा, यह एक संकल्प हो सकता है। मैं अपने देश को पर्यावरण पूरक बनाऊंगा, यह दूसरा संकल्प हो सकता है। मैं मेरे देश को ऐसा बनाऊंगा कि जिसमें डिसिप्लिन का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं है, यह तीसरा संकल्प हो सकता है। और मैंने जो कुछ भी कमाया है वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा, यह चौथा संकल्प हो सकता है। ये सारे संकल्प अपने जीवन में लेकर के हमें काम करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता जो टैक्स भरती है, उस टैक्स से प्राप्त राशि के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था चलती है, और इन शिक्षण व्यवस्था के अनुरूप हम लोग शिक्षित होकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस राष्ट्र से शिक्षित होने वाला व्यक्ति ब्रेन ड्रेन के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाकर के अपनी ताकत का उपयोग करता है। व्हाइट हाउस में आज अगर 17 डॉक्टर अमेरिकन राष्ट्रपति की सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो 17 में से 13 डॉक्टर इंडियन हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए दुख की भी बात है कि वह हिंदुस्तानी सेवा करने के लिए वहां क्यों है, मेरे देश में क्यों नहीं है। इस देश की मिट्टी से जो संपर्क हमारा हुआ, और इस देश की मिट्टी की सुंदी सुंदी खुशबू में बढ़ करके इस राष्ट्र के लोगों के दिए हुए टैक्स की राशि से अगर हमने शिक्षा अर्जित की है, तो इस राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस मिट्टी से संबंध बनाए रखना और इस मिट्टी में पैदा हुए उसे मिट्टी में समारोह करना, यह हमारे जीवन का मूल दायित्व होना चाहिए। यह तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हो गया, लेकिन आपको तो जिम्मेदारी आपके विद्यालय की भी है। इसलिए यह जो छोटा सा इलाका है, यही आपका राष्ट्र है, यही आपकी टेरिटरी है। मैंने सारे उदाहरण केवल आपको इसलिए बताए कि संयुक्त